पिछली क्लास में हमने जो था कुछ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी ग्रामर के रिगार्डिंग। उसमें क्या था कि हमने काल, वाक्य और जो हमारे वाच्य वगैरह थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम इस क्लास को जो है ख़त्म करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो बचता है वो पहले आता है अलंकार, कि अलंकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलंकार क्या है, कितने टाइप के अलंकार हैं। तो अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, अलंकार होता क्या है, परिभाषा देखते हैं इसकी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने के से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। बोलने का मतलब क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिस प्रकार हम जो है किसी अपने सोना चांदी वगैरह पहनते हैं जिससे अपने शरीर की जो है हम अपनी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह जो है अलंकार जो है काव्य की जो है शोभा को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे कि अलंकार के कितने हमारे पास भेद हैं, कितने इसके टाइप हैं। तो ये हो गया अलंकार के बारे में कि अलंकार इसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे कि अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के हमारे मुख्यतः जो है 3 भेद है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास पहला भेद इसका वो है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थात अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो इसके जो है हमारे अलंकार के 3 भेद हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, जो इसमें क्या क्या इसमें आता है हमारा बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले हम शब्द अलंकार को डिस्कस करें। इसमें की इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है। जहां पर शब्दों के आधार पर, जहां पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, जहां पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, दूसरा है हमारे पास फलेश अलंकार। तो इसके ये सबसे जरूरी है, इसको हम बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे अनुप्रास, यमक और फलेश अलंकार से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो इसके 3 पार्ट है शब्द अलंकार के। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे पटवारी का हो चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो। तो हिंदी में जो है अलंकार बहुत जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे अनुप्रास अलंकार होता क्या है। सबसे पहले इसका भेद करेंगे, जो अनुप्रास अलंकार है वो होता क्या है। तो अनुप्रास अलंकार देखो हम यहाँ पे इसकी डिस्कस करें तो यहाँ क्या बोल रहा है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी जहां पर एक कोई वर्ण, मान लो त, न, प, च कुछ भी है ना, उसका यूज बार बार हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रकार का जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा आपका। यानी देखो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय, तनि, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय। ये हो गया देखो पहला। चारु चंद्र की सचल किरणें खेल ही जल थल में। तो इस टाइप के च ये यूज हो रहे हैं ना, एक ही वर्ण बार बार यूज हो रहा है देखो वहां पे बार बार। उसको हम इस टाइप के जो वाक्य आएगा तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार के। इसमें अनुप्रास अलंकार यूज किया गया है। आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। पिपर पतीत फरीस मंडोला, पिपर प्रतीत फरीस मंडोला। देखो प यहाँ भी यूज हो रहा है, प यहाँ भी यूज हो रहा है, स म डोला। तो इस तरह के वाक्य होंगे तो इसमें जो है हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। नील गगन का शांत मतलब शांत हृदय हो रहा था, तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको देखते हैं हम, इसमें क्या है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या वर्णन हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां या वर्णन हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है हमारा। ये बहुत जरूरी है भी। जैसे पहचान के लिखो मनु, मनोहु, मानो, जनु, जानक, सानु, इस टाइप के वर्ड यूज हो तो समझ जाओ कि ये जो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके देखो उदाहरण देखते हैं। मानो मुख चंद्र है, मानो मुख चंद्र, देखो मानो आ रहा है ना, मानो वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये भी देखो सोहत, अगर देखते हैं इसमें उदाहरण क्या है। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात,
सोहत ओढ़े पीत पत, श्याम सलोने गात। तो यहाँ देखो ये इस बीच में भी देखो हमारा ये है। तो इस तरह के अगर ये शब्द यूज हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये जो हमारे जो ये जो वर्ड है वो हमारा, इसकी पहचान है मनु मनु यान यानो या मानो जनु जानू या सानो, इस तरह के वर्ड यूज होंगे तो ये समझ जाओ कि ये उत्प्रेष अलंकार के उदाहरण है हमारे। आगे चलते हैं इसमें। अब हमारा पास है अति संयुक्त अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, यानी जहां पे किसी बात का जो वर्णन है बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लग ना पाए आग, तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। हनुमान की पूंछ में ना लग पाए आग, और लंका सगरी चल गई, और लंका सगरी चल गई और में निशाचर भाग। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार की हर बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर होगा तो ये आपका हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं अब आगे हमारे पास रूपक अलंकार, ये भी बहुत जरूरी है। रूपक अलंकार देखते क्या बोलते हैं, यहाँ उपमेय में उपमान का भेद सहित, यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित या निसंदेह रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। देखो हमारे उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदो हरिराही, मैं तो चंद्र खिलौना ले आई, इस टाइप के वाक्य होंगे तो ये हमारे रूपक अलंकार के वाक्य हैं। इतना नहीं बोल सकते हम करते, क्योंकि ये जो अलंकार वगैरह संस्कृत से ज्यादा उसमें आते हैं। यहाँ पे सबसे जरूरी है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अनुप्रास अलंकार से पूछे जाते हैं। अगला हमारे पास विभावना अलंकार, इसको भी देख लेते हैं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम अलंकार पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ कारण के बिना ही कर्म को किया जाता है, यहाँ कारण के बिना ही कर्म को किया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जैसे बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु का कर्म, करे भी नाम नाम। तो इस टाइप का जो होगा तो हमारा विभावना अलंकार का उदाहरण है। इससे अगला है हमारा है मानवीय अलंकार, इसको भी देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार है, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना, इसकी देखो क्या पहचान है, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निजीवी या अमृत पदोई में किया जाए, वहां पर मानवीय गण अलंकार होता है। तो इतना भी ज्यादा जरूरी है, बट भाई हम भी डिस्कस कर रहे हैं, इनको तो ये करना जरूरी है। तो इसके टाइप ये थे। यहाँ पे सबसे जरूरी है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिक्स है तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। फिर भी डिस्कस करने से हमने कर लिए हैं। अब हम आएंगे आगे, हमारे पास जो इसका अगला जो टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है उपसर्ग और प्रत्यय। ये थे अलंकार, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सिर्फ एक ही अलंकार सबसे जरूरी है, वो है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है शब्दगढ़ा, जो उन अलंकारों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। अब हम करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होती है, यानी प्रत्यय, इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स एंड इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी उपसर्ग, उपसर्ग का डेफिनेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले यहाँ पे उपसर्ग, उप समीप यानी सर्ग माने सृष्टि करना, मतलब समीप सृष्टि करना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को भी परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो आपकी उपसर्ग होगा ना, उसकी पहचान ये है कि उपसर्ग सबसे अक्षर के पहले में आएगा, जैसे, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, उपसर्ग अर्थात जो शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर जो है अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं उपसर्ग के, इसके क्या कितने भेद हैं। उपसर्ग के जो हमारे पास 5 भेद आते हैं। उपसर्ग के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं हमारे पास। उपसर्ग के आगे 5 भेद। तो आगे चलते हैं कौन कौन से भेद है इसमें। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे, हिंदी वाला, बाकी तो है तो बहुत सारे। देखो संस्कृत के उपसर्ग अलग है यहाँ पे। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू फारसी के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली हिंदी के उपसर्ग,
क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी है, इसकी पहचान से थी। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होते हैं 5 वेद। इतना आपसे पूछे कि उपसर्ग कितने वेद हैं 5। तो अगर उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द पहले यूज किया जाए, मतलब जो शब्द पहले यूज किया जाए और शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय भी इसमें रहता है। प्रत्यय क्या होता है, मतलब प्रति साथ में पर बाद में, अय मतलब चलने वाला। देखो इसका क्या है, अर्थात जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है वह प्रत्यय का लगता है। मैंने यानी जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, और शब्द के अर्थ को जो परिवर्तन करता है वो प्रत्यय का लगता है हमारे पास। यहाँ पे देखो जैसे क्या है, कृदंत प्रत्यय है, यहाँ पे त्रिदिग्ध प्रत्यय है हमारा। ये प्रत्यय के यहाँ पे मतलब टाइप है हमारे पास। आगे चलते हैं, छोटे टॉपिक है इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैं इनको पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ। तो देखो अगर हमारा प्रत्यय है, ये बे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, बे कृत प्रत्यय लगते हैं हमारे। देखो ये बहुत जरूरी है, कृत प्रत्यय। बे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, बे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है हमारा, कृदंत कहलाता है हमारा। देखो उदाहरण के लेख अक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेख धातु की अक क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया यहाँ पे, ठीक है। अक जो हमारा कृत प्रत्यय क्या बना, लेखक, तो क्या बन गया, कृदंत। ये कृदंत बन गया, ये बन गया हमारे पास कृदंत। क्या बना ये, कृदंत, कृदंत। तो ये हमारा जो कृत प्रत्यय का उदाहरण है, मतलब धातु के शब्द मतलब बीच में जैसे जोड़ लास्ट में जुड़ता है और उसके जो है शब्द का जो है मतलब हमारा मतलब जो उसको धातु के साथ जुड़ता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप से जुड़ जाते हैं और बे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब इनको जो है धातु के साथ हम जोड़ते हैं, मतलब जैसे लेख के साथ अक जोड़ दिया, अक जो हमारा कृत प्रत्यय है। तो जैसे इसमें अपना जब ये परिवर्तन हुआ तो ये क्या करता है, तो ये जो शब्द इससे बनता है तो वो हमारा कृदंत कहलाता है हमारा, ठीक है। अगला हमारे पास में देखते हैं, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, इसको देखते हैं हम, तदित प्रत्यय क्या बोलता है हमारा। बे प्रत्यय जो धातु से, बे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़े जाते हैं। यानी जो प्रत्यय जो है धातु को छोड़कर अन्य जो शब्द हमारे संज्ञा हो गई, सर्वनाम या विशेषण हो गए, उनके पास जुड़ जाते हैं, वे हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने वाले शब्द जो है त्रिदांत कहलाते हैं, हमारे त्रिदांत कहलाते हैं। इनसे जो बनने वाले शब्द हमारे त्रिदांत कहलाते हैं। क्या है, पंडित आइन, पंडित आइन क्या हो गया, पंडित जमा आइन। तो इस तरह का इसके उदाहरण है। आगे देखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। तो ये इसके जो हमारे उदाहरण है, ये हमारा हो गया, जो ये हो गया हमारा यहाँ पे पंडित जमा आइन, इन जो है ना पंडिता, ये जो प्रत्यय लग गया यहाँ पे साथ, तो ये हमारा तदित प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला हमारा टॉपिक है इसमें तो प्रत्यय हमारे जो हमने डिस्कस किए। अब आएंगे हम यहाँ पे हमारे पास बचते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता है, मैंने भी आपको बताए थे, मैंने पहले भी डिस्कस किए, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ इनको। विराम चिन्ह क्या होते हैं हमारे, पूर्ण विराम हो गया, अर्थ विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अपर्ण विराम या उप विराम हो गया, जैसे इसको बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। आयोजक हो गया, आयोजक का चिन्ह ये होता है, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं हम, आयोजक तक हम पहुंच गए, आयोजक हमने डिस्कस कर लिया। अगला देखो हमारे पास निर्देशक चिन्ह हो गया, आयोजक से थोड़ा लंबा हो गया, संवाद, ठीक है। इस तरह उदाहरण चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह क्या हो गया, जैसे मतलब सिंगल कॉमा हो गया या इन्वर्टेड कॉमा हो गया, सिंगल कॉमा ऐसे लगाते हैं ना, या इन्वर्टेड कॉमा हो गया, तो ये हमारे जो है हमारे उदाहरण चिन्ह हो गए। अगे हम टूटी बोधक या हस्तप्रद हो गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मतलब टूटी बोधक या इस तरह से लगाते हैं, इसको लिखने से कहीं छूट जाए, तो मतलब अगर कोई चीज लिखने में छूट जाए तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे छूट गया, तो उसको हम ये लगा के इससे समझ जाते हैं कि यहाँ पे त्रुटि हुई है हमारे, ठीक है। तो ये हमारा आगे कोष्ठ चिन्ह है, हमारे कोष्ठ चिन्ह के आगे ब्रैकेट वगैरह जैसे ब्रैकेट लगाते हैं हम, या बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हो गया तो कोष्ठ चिन्ह आगे इसमें, ठीक है। ये विराम चिन्ह है हमारे, या विस्मयादि चिन्ह हो गए, विस्मयादि चिन्ह वैसे मतलब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला साइन हो गया, तो ये विराम चिन्ह में आते हैं सारे। इस तरह के चलते हैं इसमें। अगर है हमारे पास लघु चिन्ह हो गया,
लाघव चिन्ह कैसे होते हैं हमारे, देखो डॉट ऐसे, जैसे डी डी भी जैसे लिखते हैं ना वैसे बीच में ए, ऐसे कोई मोए लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के आगे क्या लगाते हैं पूरा लगते हैं डॉक्टर ऐसे करते हैं, या डाक लिखते हैं तो डाक के क्या लगाते हैं ऐसे डाकघर, जैसे उस तरह से मतलब ये हमारे हो गए ये मतलब हमारे जो है राघव लाघव चिन्ह होते हैं उनको। इस तरह हमारे पास रेखांकित चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह कैसे होते हैं हमारे इस तरह होते हैं, अंडरलाइन करना, ठीक है, या लोभ चिन्ह हो गए या रिक्त चिन्ह, यानी लोभ चिन्ह को बोलते हैं रिक्त चिन्ह ऐसे खाली स्थान लिखते हैं वो है हमारे। इस तरह समतुल्य है, समतुल्य को बोलते हैं बराबर का इंसान हो गया, विवरण चिन्ह हो गया, व्याख्या चिन्ह हो गया, ऐसे मतलब कि ऐसे लगाते हैं ना हम किसी मतलब कोई हेडिंग लिखते हैं उसका कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। इस तरह संकेतात्मक चिन्ह हो गए, संकेतात्मक कैसे लिखते हैं हम, इस तरह लगाते हैं संकेत के लिए कि हाँ भाई कोई साइन है, ठीक, संकेत देते हैं, ठीक है। या तीसरी चिन्ह हो गया, इसमें क्या होते हैं ऐसे लिखते हैं जो कुछ डॉट लगाते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये तीसरी चिन्ह हो गया हमारा। तो ये सारे जो है हिंदी में हम यूज करते हैं, विराम चिन्ह जो है हम हिंदी में यूज करते हैं, इनका अपना अपना अलग अलग स्थान है। इस तरह कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। तो ये जो है हिंदी भाषा में जो हम जो विराम चिन्ह है हमारे पास टोटल 20 हैं। तो ये हो गया हमारे पास विराम चिन्ह। आगे चलते हैं, अब हम करेंगे सबसे जरूरी टॉपिक है शब्द। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें से तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो बहुत जरूरी हैं। शब्द भेद देखते हैं। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। हिंदी में जो है शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 आधारों पर किया गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से वो हैं। पहला आता हमारे पास जो है वो है तत्समा शब्द। तत् जमा समा यानी संस्कृत में तत् जमा समा अर्थात उसी के समान हो गया। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी वो ये जो तत्समा शब्द है ये संस्कृत शब्द है, बट क्या है इनको हम हिंदी में भी यूज करते हैं। जैसे कि संस्कृत में करते हैं वैसे इनको हिंदी में भी यूज करते हैं हम। तो ये जो हमारे पास क्या है इनको हम कहते हैं तत्समा शब्द। जैसे कि दुग्ध हो गया, नभ हो गया, सत्य हो गया, आदि हो गया। इस टाइप के अगर वर्ड हैं इनको हम हिंदी में भी करते हैं यूज और संस्कृत में भी करते हैं। तो ये हमारे जो गए तत्सम शब्द हो गए। इस तरह देखो तद्भव हो गया, तद्जमा भव, ये भी संस्कृत का शब्द है। इसका क्या तद्भव, जैसे सुई, सूची, इसको गंदम को गेहूं बोलते हैं, सुई कम सूची, सुई कम सूची बोलते हैं। संस्कृत में इसको गंदम बोलते हैं गेहूं को। तो इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो तद्भव शब्द हमारे होते हैं। इनको भी हम ऐसे संस्कृत से परिवर्तित शब्द तद्भव के शब्द कहलाते हैं। तो ये जो हमारे शब्द हैं तद्भव टाइप के शब्द हो गए। आगे चलते हैं हम। अगले हमारे देशज शब्द, ये भी बहुत जरूरी है। इनसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देशज या विदेशज शब्द। देश जमा ज अर्थात देश में जन्मा शब्द, जो कि शब्द देश में जन्मे उनको देशज शब्द कहते हैं। अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द, यानी किसी लोकल भाषा के कारण जो शब्द पैदा हुए उनको हम देशज शब्द कहते हैं। इस तरह विदेशज शब्द हमारे या आगत शब्द इनको बोलते हैं। विदेश जमा ज अर्थात विदेश में जन्मा शब्द विदेश शब्द कहलाता है। इस तरह हमारे पास संकर शब्द है हमारे पास। संकर शब्द का देखते हैं उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे देखो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना शब्द जो होता है हमारा वो हमारा जो क्या कहलाता है, दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल और गाड़ी, रेल गाड़ी। तो दो शब्द हैं। सील बंद हो गया, सील जमा बंद हो गया। तो सील लग भाषा है, बंद लग भाषा है, ठीक है, वर्ड है। छायादार हो गया, छाया अलग शब्द है और दार अलग शब्द है। इस तरह के शब्द जो हमारे होंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बने होंगे वो हमारे फकरंद शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं हमारे। सॉरी, आगे चलते हैं। रचना के और बनावट के आधार पर इनके जो है 3 भेद होते हैं हमारे, ठीक है। रूढ़ शब्द हो गए, बे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके और ना ही उन शब्दों के योग से मिलकर बने हो तो बे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं हमारे। जैसे बे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके और ना ही अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने हो तो बे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर हो गया, एक घर सिंपल ही है। चावल हो गया, घोड़ा हो गया, दूध हो गया, घास हो गया, दही हो गया आदि। इन शब्दों के हम क्या कर सकते हैं कि हम पार्ट नहीं कर सकते हैं। चावल का हम पार्ट नहीं सकते, चावल को हम अलग दो हिस्सों तोड़ सकते हैं ऐसे, मतलब चावल। तो इस तरह से मतलब ये शब्द हैं वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह हमारे पास है आगे यौगिक शब्द है हमारे। इसको भी देखेंगे यौगिक शब्द क्या होते हैं हमारे।
तो यौगिक शब्द देखो क्या है, यौगिक शब्द का यौगिक या का अर्थ है मेल से बना हुआ शब्द, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी सिंपल सी आपको याद रखनी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें क्या है, अत्याधिक, इत्यादि, प्रत्येक, सामाजिक और राष्ट्र व्यक्ति। देखो इति जमा आदि हो गया अत्याधिक, तो दो शब्दों के मेल से बना है। यौगिक रचना क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इनसे बनकर जो है शब्द बनता है। मतलब हमारा जो हमारे यौगिक शब्द होंगे वो कैसे बनते हैं हमारे, देखो मैं ट्रिक से समझाता हूँ आपको। ये बनते हैं हमारे जिनकी रचना होती है वो बनते हैं हमारे, या तो उपसर्ग होगा, कोई यहाँ पे अति है, उपसर्ग है, प्रत्यय आ गया, त उपसर्ग त ये आ गया, देखो अधिक आ गया, या समास आ गई, तो ये सीखे मिलके जो है ये बनता है। यौगिक रचना से होती है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन शब्दों के मेल से जो है हमारा यौगिक शब्द बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमारे मैग्रूढ़ शब्द है, इस तरह योगरूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द है हमारे। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। यानी वो शब्द जो यौगिक तो होते हैं उनका जो है हमारा जो है शब्द का जो है मतलब हमारा वो हो जाता है, मतलब रूढ़ हो जाता है। ठीक है, तो इनको हम यौगिक कहते हैं। इस तरह आगे चलते हैं हम। एक आर्थिक शब्द आ गया अब इसमें, जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद चार हैं हमारे, रचना के हमने बता दिया। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे कितने भेद हैं, ये बहुत जरूरी है, आपको खुद भी पढ़ने हैं। एक आर्थिक शब्द हो गए यानी कि जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, तो वे एक आर्थिक शब्द हमारे कहलाते हैं। गंगा हो गया, पटना हो गया, इनके जो है इन शब्दों के अनेक अर्थ हैं। गंगा हो गया, पटना हो गया, राधा, गीता आदि शब्द जो है एक आर्थिक शब्द हैं। इस तरह अनेक आर्थिक शब्द हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं उनको हम अनेक आर्थिक शब्द बोलते हैं। जैसे शब्द अनेक अर्थ हो गए। इस तरह के देखते हैं हम, अगला इसका उदाहरण देखते हैं एक आर्थिक शब्द का। इसमें देखो क्या है, घर, हार हो गया, तो हार का भी अलग अलग शब्द इसका अर्थ निकलते हैं। गले का हार, प्राजन्य हो गया, कनक हो गया, कनक का सोना। तो इस तरह के बहुत मतलब शब्द हैं अनेक आर्थिक शब्द, यानी पर्यायवाची हम बोल सकते हैं, तो वो है हमारे। ठीक है, इस तरह हमारे पास आते हैं नहीं पर्यायवाची को अनेक आर्थिक शब्द बोलते हैं, अलग अलग इनका मीनिंग निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आते हैं हमारे पास समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिनके अर्थ समान होते हैं। इसको समझते हैं इसको क्या है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द होते हैं ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, आकाश का क्या होगा, गगन, आसमान, तो चीज एक ही है बट मीनिंग एक ही है बट शब्द अलग यूज हुआ है। सूर्य को क्या बोलते हैं, रवि बोलते हैं, भानु बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। इस टाइप के शब्द जो हमारे होते हैं वो पर्यायवाची शब्द हमारे कहलाते हैं। मतलब हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके जो है मतलब मीनिंग जो है समान है, मतलब शब्द अलग अलग हैं बट मीनिंग जो है सेम है उनके, तो उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द हो गए, मतलब जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो जय, पराजय, सच, झूठ, इस टाइप के शब्द हैं, मतलब विलोम शब्द यानी उल्टा, मतलब कोई सिद्ध चीज है उसको उल्टा बोलना, विलोमार्थी शब्द हो गए हमारे। इसका रूप प्रयोग के आधार पर दो भाग हैं इसके शब्दों के हमारे, इसको डिस्कस कर लेते हैं साथ में। विकारी शब्द हो गए, और पहले हमारे पास विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं हमारे। लड़का पढ़ रहा है तो लिंग परिवर्तन होगा, इसमें तो क्या होगा, लड़की पढ़ रही है। ठीक है, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। इस तरह लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन करना था हमें, बर्तनों के लिए लड़कों के लिए आम लाओ। तो इसमें क्या हम लिंग परिवर्तन करते हैं, वचन करते हैं, और कारक परिवर्तन करते हैं। मतलब लिंग परिवर्तन में हो गया लड़की, तो इसी तरह को वचन में हो गया लड़की हो गया, बहुत सारा लड़के का इसमें कारक परिवर्तन किया हमने, तो यहाँ पे के लिए आम ले आओ, लड़कों के लिए आम ले आओ। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं वो उसको विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें क्या है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इनके आधार पर परिवर्तन करते हैं। आगे चलें। इस तरह हमारे पास अविकारी शब्द हैं, इसको देखते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो वह अविकारी शब्द कहलाते हैं हमारे। जैसे आजा मैं, ये हो गया आज मैं, और इत्यादि ये शब्द हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। इनका क्या है, इनके मतलब कोई लिंग वचन में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के शब्द हमारे अविकारी शब्द हो गए। अगला हमारे पास टॉपिक है रस, बहुत जरूरी टॉपिक है रस। शाब्दिक अर्थ आनंद आना,
जिस काव्य को पढ़ने सुनने तथा देखने में आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम रस कहते हैं। सिंपल सी पहचान है, जिस काव्य को पढ़ने सुनने तथा देखने में से आनंद की अनुभूति होती है वो हमारा क्या होता है, रस कहलाता है। रस के अव्यंग है हमारे पास, रस के अव्यव अंग 4 है हमारे पास। आगे चलते हैं। देखो रस के अव्यंग 4 हैं, स्थायी भाव 9 हैं, विभाग हमारे पास 100 से 2 हैं, अनुभाव 8 हैं, संचारी व्यक्तिचारी भाव 33 है हमारे पास। तो ये हमारे रस के 4 हैं, मतलब स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव। देखो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यचारी भाग, ये हमारे इसके हैं, रस के में आते हैं। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे चारों को, इसमें क्या क्या है। स्थायी भाव क्या होता है, पहले इसको करते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान वही हो सकता है जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुंचे और उसकी संख्या 9 होती है। देखो स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, यानी और प्रधान वही होता है जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुंचे और उनकी संख्या 9 होती है। हमारे श्रृंगार रस हो गया या फिर रति और प्रेम हो गया, स्थायी भाव इसका। ये 9 है हमारे पास, 9। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देखो श्रृंगार रस में क्या रति और प्रेम आ गया, रस और स्थायी भाव इसका, ठीक है। हास्य रस में क्या आ गया, हास्य हो गया। करुण रस में क्या हो गया, शोक हो गया। वीर रस में क्या हो गया, उत्साह हो गया। विवंत रस में क्या हो गया, घृणा, जुगुप्सा हो गई। रौद्र रस में क्या हो गया, क्रोध आ गया हमारा। भयानक रस में क्या आ गया, भय और डर आ गया। अद्भुत रस में क्या है, आश्चर्य और विस्मय आ गया। शांत रस में क्या है, राम और निषेध आ गया, निर्वेद आ गया। तो ये जो है इसके जो है 9 है, मतलब जो मैंने डिस्कस किए अभी भाव, जो है इसके स्थायी रस के 9 भाव थे, हमने वो डिस्कस किए। आगे हमारे पास श्रृंगार रस को जो है हमारे रस राज या रस पानी कहते हैं। जो हमारा श्रृंगार रस है इसको रस राज भी कहते हैं, ठीक है, या रस पानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास विभाग को देखते हैं क्या है इसमें। विभाग स्थायी भाव के अद्बोधक यानी हलचल कारण को विभाग कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक या हलचल कारण को विभाग कहते हैं। जैसे विभाग क्या हो गया, आलम्बन विभाग हो गया, उद्दीपन भाव विभाग हो गया। तो इसके विभाग के 2 टाइप है हमारे पास, आलम्बन विभाग हो गया, उद्दीपन विभाग हो गया। आगे चलते इसको बार बार डिस्कस करते हैं इनमें क्या क्या है। आलम्बन विभाग क्या होगा, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं तो वह आलम्बन विभाग रहता है। जैसे नामक और नामिका के मिलने पर, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर जो स्थायी भाव जागते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, आलम्बन विभाग क्या लगता है हमारा, ठीक है। आलम्बन विभाग के दो पक्ष होते हैं। देखो पहले है आश्रय आलम्बन, एक दूसरा है विपक्ष आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या है, जिससे मन में भाव जागते हैं उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन होगी। मैं थोड़ा आपको उनकी मोटी मोटी गाइडेंस दे रहा हूँ। तीसरा जो हमारा विषय आलम्बन है हमारे पास क्या है, जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलम्बन कहते हैं। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम था, तो क्या है, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम था, यहाँ क्या राम क्या हो गया, आश्रय, ठीक है, आश्रय आलम्बन हो गया। और सीता के प्रति तो क्या था, किसके हो गया, विषय आलम्बन। तो यहाँ राम हो गया आश्रय आलम्बन स्वयं और विषय हो गया सीता। तो इस तरह के जो अगर वाक्य होंगे तो समझ जाओ कि विषय आलम्बन के वाक्य है, मतलब रस की बात हो रही है सारी। आगे चलते हैं इसमें। इस तरह देखो ये हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है उद्दीपन विभाग। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं वह हमारे उद्दीपन विभाग कहलाते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं उन्हें वह उद्दीपन विभाग होता है। इस तरह अनुभाव है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को जो है अनुभाव कहलाते हैं हमारे। इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, 8 होती है। तो इसके उदाहरण है। आगे चलते हैं इसमें। संचारी भाव हो गया, मन के संचार करने वाले भाव को जो है हम क्या कहते हैं, मन के संचार जो
तो यहाँ पे देखते हैं मन के संचरण करने वाले या आने जाने वाले को संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या हमारे पास 33 होती है। नाटक में केवल 8 ही रस माने जाते हैं। इस तरह अब भरत मुनि के अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया है और इनकी संख्या 8 बताई गई है। तो ये हमारे पास है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं रस के रचिता या प्रवर्तक भरत मुनि। जो रस जो किया गया है, इसका जो रचना की गई है भरत मुनि के द्वारा की गई है। इस तरह सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी या संयोगाद रस निरेति सारे हैं इसमें, ठीक है। संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, इनके संयोग से जो है विभाग अनुभाव और संचारी व्यभिचारी से है, इनसे इन सबको मिला के जो रस की संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है। तो ये था हमारे पास रस का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया अभी। तो ये थे रस के कुछ जो हमने टॉपिक से डिस्कस किया है। बाकी देखो यहाँ पे हमारा सोड छंद आता है, और छंद को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा छंद भी देख लेते हैं क्या होते हैं। ये भी टॉपिक्स हमारे पास था। सोड छंद के 4 चरण होते हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। ये छंद जो है दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, ठीक है। सोरठा छंद की बात करें तो उसमें क्या होता है 11-11 मात्रा। पहले चरण में क्या होता है, पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, तो दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे उदाहरण के लिए है सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहंसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। देखो यहाँ पे कितनी है, 2 ए पहला हो गया हमारा। ये मात्रा वगैरह दी है तो इतना जरूरी भी नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं इतना ही करेंगे। बाकी इसके थोड़ा मैं आपको मोटी मोटी गाइडलाइन दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें है छंद में। इसके यही था कि इसमें कितनी कितनी मात्रा होती है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारे पास जो हमने टॉपिक जो बच्चे थे वो मैंने डिस्कस किया। बाकी अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर जो है अपने क्वेश्चन वगैरह जो है डिस्कस करेंगे कि कितने कितने इनके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्लास पढ़ के नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास कुछ एमसीक्यू है अलंकार और तत्समय तद्भव या देश शब्दों को लेके। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो है पीपर पात सरिता मंडोला, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार का यूज किया गया है। तो कोई बता सकता है इसमें कौन सा है। तो उसमें जो किया गया है वो अलंकार है उपमा अलंकार। इसमें जो किया गया शब्द का यूज किया गया है वो उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखें, इसमें से हम टोटल 20-22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे। उपमा और उपमेय में के अभेद को क्या कहते हैं। इसके जो उपमा और उपमेय के भेद को क्या कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं, भ्रांति अलंकार कहते हैं। तो जिसको जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। जो उपमा और उपमेय का जो भेद होता है उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। ये हमारा रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम इसमें, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उपमा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं, या दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो उसको जो हम कहते हैं उसको कहते हैं हम उत्प्रेक्ष अलंकार हमारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, उपमेय में उपमान का उपयोग होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमेय में उपमेय में उपमान का जो आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, रूपक होता है, मानवीय गण होता है, या चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है वो देखते हैं क्या है, या अपहृति अलंकार होता है। तो हमारा जो होता है वो कौन सा होता है इसमें, तो वो इसमें जो अलंकार होता है वो हमारा अपहृति अलंकार होता है। अपहृति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम इसमें, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां बिना कार्य के कारण का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो वहां कौन सा होता है। विरोधाभास अलंकार होता है, या विषयोक्ति होता है, विशेषोपक्ति होता है, या विभावना अलंकार होता है, या भ्रांति अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, कोई बता सकता है इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो जो इसमें जो अलंकार हमारा होता है वो होता है विभावना अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होता है हमारा, विभावना अलंकार। जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है
तो वहां पे होता है विभावना अलंकार हमारा। आगे चले हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां पे उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है हमारा, या हमारा उपमा होता है, या हमारा रूपक होता है, या संदेह अलंकार होता है हमारा। तो जो जहाँ पे जो है उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर जो हमारा अलंकार होता है वो हमारा उपमा अलंकार होता है। क्योंकि मैंने सारे डिस्कस किए, जब मैंने आपके साथ वीडियो में उनको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सब सारे इनकी चीजें बताई है सारी ये, तो मैंने बताया अलंकार बहुत जरूरी है। इस तरह आगे चलते हैं हम। जहां उपमेय का निषेध करके, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा होता है, या अप्रवृत्ति होता है, या ऊष्मा अलंकार होता है। तो ये जो अलंकार है हमारा, ये होता है हमारा रूपक अलंकार हमारा होता है। इसमें जहां उपमेय का निषेध करके जो है उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए तो वहां पे जो अलंकार होता है वो रूपक होता है हमारा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां हमारा कौन सा होता है? तो देखो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बताया था मैंने। तो ये श्लेष अलंकार होता है, या विकरोक्ति होता है, या यमक होता है, या रूपक होता है। तो जो जहाँ पे शब्दों की जो है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहां पे जो अलंकार होता है वो हमारा होता है यमक अलंकार। किसका होता है? कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। तो इन अलंकारों के डेफिनेशन से क्वेश्चन थे, बाकी शब्दों से कोई क्वेश्चन मैंने इसमें हमने लिए ही नहीं है। तो इस तरह के देखते हैं। श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार को क्या बोलते हैं? मैंने इसको सिंपल आपको बताया है, मैंने डिस्कस किया था। इसका जो अनदर वर्ड, अनदर नेम क्या है इसका? श्लेष अलंकार का। तो इसका शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, या उभय अलंकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्लेष अलंकार है इसका दूसरा नाम है शब्द अलंकार। और नंबर 10 देखें इसमें से। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकारों के यहाँ पे भेद पूछेंगे कितने प्रकार के अलंकार होते हैं हमारे। तो अलंकारों के जो मुख्य हमारे भेद हैं वो 3 है हमारे। अलंकारों के मुख्य 3 भेद होते हैं हमारे। अब चलते हैं हम आगे। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारे पास तत्सम, तद्भव और देश शब्द का क्वेश्चन है। जिन शब्दों के लिखित स्रोत का नहीं मिलते हैं, जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं क्या कहलाते हैं हमारे पास? जिन शब्दों के लिखित स्रोत हमारे नहीं मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं हमारे पास? तत्सम शब्द कहलाते हैं, तद्भव या देशज या अर्ध तत्सम। तो ये जिन शब्दों के जो लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, जो शब्द जो है हमारे लिखित मतलब किसके नहीं मिलते हैं? जो कि मतलब लोकल में हमारे उत्पन्न हुए हैं शब्द, जैसे मतलब 2 भाषाओं के मेल से बने हैं, तो वो हमारे क्या है? देशज। ये जो हमारे कहलाते हैं ये हमारे देशज शब्द, देशज शब्द कहलाते हैं हमारे। अगला देखें अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उसे क्या कहते हैं हम? जिन शब्दों को जो है हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषा से किया है तो वो भी आपको पता है कि देशज शब्द है, मैंने अभी आपको बता दिया है। देशज शब्द कहलाते हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। इसमें जो हमारे पास है वो है, देखो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को बताइए कौन सा है हमारे पास। तत्सम शब्द से पूछा गया कंचन है, या अहीर है, या दूध है, या मौखिक है। तो कौन सा हमारे पास जो है इनमें से जो है जो मतलब हमारे पास तत्सम शब्द है वो है हमारे पास जो शब्द हमारे पास वो है मौक्तिक। ये हमारा तत्सम शब्द है इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द में से पूछा गया कौन सा है? जौ है, अपसत्य है, घी है, दुबला है। तो तत्सम हमारा पास शब्द है वो यहाँ पे कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। तो जो हमारा तत्सम शब्द है वो अक्षत है हमारे पास, अक्षत। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? कुल्हाड़ा है, या हमारे पास कोड़ है, या धैर्य है, या कुआं है, जैसे धुआं है। तो इनमें से हमारे पास कौन सा शब्द जो है हमारे पास तत्सम शब्द है? तो वो धैर्य है हमारा। धैर्य शब्द जो तत्सम शब्द यहाँ पे है। आगे चलने अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहाँ पे। निम्नलिखित इसमें भी हमें तत्सम शब्द चूज करना है तो कौन सा है? गाभिन है, या सियार है, या ससुर है, या बधिर है। तो जो इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है हमारे पास? तो जो हमारे पास तत्सम शब्द है यहाँ पे वो है हमारे पास बधिर। ये हमारे पास तत्सम शब्द में है। ठीक है, आगे भी हम तत्सम शब्द ढूंढना है वाक्यों में जो हमारे पास शब्द दिए कौन सा है। देखो केतक है, केरला है, सपना है, या काम है। तो कौन सा? केतक है,
या केरला है, सपना है, काम है, तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द है हमारे पास? तो वो हमारे पास जो तत्सम शब्द है वो आएगा हमारे पास केतक। केतक जो हमारा तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा देखते हैं 8वां देखते हैं। यहाँ भी तत्सम शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पोता है या तैल है, मोर है या पुआ है, तो यहाँ पे कौन सा जो तत्सम शब्द है? तो वो जो हमारे पास तत्सम शब्द है वो तैल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखें यहाँ पे। अब यहाँ भी तत्सम शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो कौन सा है? अपूप है, जेठ है, हंसी है, जीव है, तो जो हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द आएगा वो आएगा अपूप। अपूप जो हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन में देखो, अगले में भी हमसे पूछा गया कि यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? लोग, शिक्षा, साकर या 14 हाथ। लोग, शिक्षा, साकर या 14 हाथ, कौन सा इसमें हमारा तत्सम शब्द है? तो जो हमारा शिक्षा है वो तत्सम शब्द है, इनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब शिक्षा है तो ये हमारा तत्सम शब्द है। तो ये थे कुछ जो हमने आपसे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। बाकी कल की क्लास हम कल अब स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे जिस पे हम डेली करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में।